नमस्ते दोस्तों। इस शॉर्ट वीडियो में मैंने जिस बीमारी का जिक्र किया था उसका नाम है पायोडर्मा गैंग्रीनोसम। ये बीमारी एग्जैक्टली क्यों होता है ये तो पता नहीं है, लेकिन हमारे इम्यून सिस्टम का सही तरीके से काम ना कर पाना इस बीमारी का एक रीजन हो सकता है। पर्टिकुलरली न्यूट्रोफिल बोल के जो सेल हमारे शरीर में रहता है, जो हमारे इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है, वो इस बीमारी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ऐसा स्टडीज में पाया गया है। तो दोस्तों, इस बीमारी को कैसे हम पहचान सकते हैं? देखिए, इस बीमारी का बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं, लेकिन उनके बारे में थियोरेटिकल डिस्कशन मैं यहाँ नहीं करूंगा। मैंने जो तस्वीर डाले हैं वो क्लासिकल अल्सरेटिव टाइप ऑफ पायोडर्मा गैंग्रीनोसम के हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। क्लासिकल पायोडर्मा गैंग्रीनोसम जो होता है वो पहले एक लाल या नीले कलर के छोटे दाने से स्टार्ट होता है, जो बाद में बड़ा होके एक बहुत ही दर्दनाक अल्सर क्रिएट करता है। अल्सर का जो एज या बॉर्डर होता है वो शार्पली डिफाइंड होता है और इरेगुलर होता है। ये बॉर्डर अल्सर का जो बीच का हिस्सा है यानी जो बेस है उससे थोड़ा सा ऊंचा होता है, इसलिए इसे अंडरमाइंड बॉर्डर या अंडरमाइंड एज भी बोलते हैं। बॉर्डर का जो रंग होता है वो वायोलेट या नीले कलर का होता है, जिसे वायोलेशियस बॉर्डर बोलते हैं। अल्सर का जो बेस होता है उसमें लाल रंग का ग्रेनुलेशन टिश्यू देखा जाता है, जैसे इस तस्वीर में देख सकते हैं। उसके साथ वहां पे नेक्रोसिस हो सकता है और पीप भी निकल सकता है। ये घाव मोस्ट कॉमनली पैरों में होता है, लेकिन शरीर के दूसरे जगहों में भी ये घाव हो सकता है। महिलाओं में ये घाव थोड़ा सा ज्यादा पाया जाता है और ये घाव जब सूखते हैं तब वहां पे क्रिब्रिफॉर्म स्कार फॉर्म कर सकता है। लेकिन ऐसे सिमिलर दिखने वाले घाव कुछ और बीमारियों में भी हो सकता है, जैसे वास्कुलर अल्सर, वास्कुलाइटिस, कुछ इन्फेक्शंस में, ड्रग रिएक्शन के वजह से या किसी इंजरी की वजह से हो सकता है। तो पहले उन पॉसिबिलिटीज को अलग करना होगा। इसके साथ दो इंपॉर्टेंट चीज हमें पेशेंट के हिस्ट्री से पता करना होगा। पहला है, पेशेंट को पूछना होगा कि जहां पे वो घाव हुआ है, घाव होने से पहले वहां पे कुछ इंजुरी या ट्रॉमा हुआ था या नहीं। अगर इंजुरी या ट्रॉमा जहां पे हुआ है वहीं पे वो घाव तैयार होता है, जिसको हम पैथर्जी बोलते हैं, वो इस डिजीज का एक इंपॉर्टेंट क्लू हो सकता है। इसके साथ अगर हमें पता चलता है कि पेशेंट को पहले से ही इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज यानी आईबीडी है, तो वो भी इस बीमारी का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लू बन सकता है, क्योंकि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज या आईबीडी जिनमें रहता है उनमें ये घाव होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इन सभी चीजों को एक साथ मिला के इस बीमारी का डायग्नोसिस किया जाता है। ऐसा कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है जिससे हम इस बीमारी को कॉन्फर्म कर सकते हैं। तो जो सिमिलर दिखने वाले बीमारी होते हैं उनको एक्सक्लूड करना ही सबसे इंपॉर्टेंट है, और उन्हें एक्सक्लूड करने के लिए हमें इन्वेस्टिगेशंस करना होगा। उसके साथ पेशेंट को कुछ और अंदरूनी बीमारियां है या नहीं, उसके लिए भी इन्वेस्टिगेशंस करना जरूरी है। जैसे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के साथ इस बीमारी का एसोसिएशन सबसे ज्यादा है, तो पेशेंट को इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है या नहीं ये देखने के लिए इन्वेस्टिगेशंस करना जरूरी है। और भी बहुत सारे अंदरूनी बीमारियों के साथ पायोडर्मा गैंग्रीनोसम का एसोसिएशन पाया गया है। तो अगर कुछ स्पेसिफिक सिम्टम हमें पेशेंट में दिखने को मिलता है तो उस हिसाब से हमें दूसरे इन्वेस्टिगेशंस करने की भी जरूरत पड़ सकता है। तो इस बीमारी का ट्रीटमेंट कैसे करना है? जिन दोनों पेशेंट्स का ट्रीटमेंट के रिजल्ट मेरे पास है, जैसे इन तस्वीरों में देख सकते हैं, ये पहले पेशेंट का तस्वीर है जो मेरे पास आने से पहले बहुत सारे दूसरे और जगहों पे ट्रीटमेंट करवा चुके थे, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं हुआ था। फिर मेरे पास आने के बाद ट्रीटमेंट से इनको थोड़ा बहुत फायदा धीरे धीरे मिलने लगा। इनको ठीक होने में थोड़ा ज्यादा वक्त लगा क्योंकि इनका घाव काफी बड़ा हो गया था। दूसरे पेशेंट का ये जो तस्वीर है, ये मेरे पास बहुत ही अर्ली स्टेज में आ गए थे, इसलिए इनका ट्रीटमेंट थोड़ा सा जल्दी हो गया और इनका बीमारी बहुत आसानी से ही ठीक हो गया। लेकिन इस बीमारी का ट्रीटमेंट इतना आसान नहीं होता है दोस्तों। पहले तो इस घाव के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल इंजुरी या ट्रॉमा ना हो, इसका हमें ख्याल रखना होगा, क्योंकि पैथर्जी के वजह से अगर कुछ इंजुरी हुआ तो ये घाव और ज्यादा फैल सकता है, और जहां जहां इंजुरी होगा वहां पे भी नए नए घाव हो सकते हैं। तो ये बीमारी जब एक्टिव स्टेज में रहता है तब कोई भी सर्जिकल ट्रीटमेंट इस बीमारी में नहीं किया जा सकता। लोकली उस एरिया को जितना हो सके साफ सुथरा रखना होगा और बाहर के किसी भी इंजुरी से उस एरिया को प्रोटेक्ट करना होगा। रेगुलरली ड्रेसिंग करना होगा और कुछ क्रीम्स हम इस बीमारी में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर बहुत ही छोटा कोई घाव है तो उसके लिए पोटेंट टॉपिकल स्टेरॉयड क्रीम हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे ये बीमारी ठीक हो सकता है। लेकिन ज्यादातर केसेस में सिर्फ लगाने वाले क्रीम से ये बीमारी नहीं ठीक होता है। सिस्टेमिक दवाइयों में से इस बीमारी में मोस्ट कॉमनली सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड का इस्तेमाल किया जाता है। अगर उससे यह बीमारी ठीक नहीं होता है तो दूसरे इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ महंगे दवाइयां भी होता है जिनको हम बायोलॉजिकल थेरेपी बोलते हैं, वो भी इस बीमारी में इस्तेमाल किया जा सकता है।
लेकिन इस बीमारी का ट्रीटमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स है। पेशेंट को इस बीमारी के साथ और क्या क्या अंदरूनी बीमारियां हैं वो देखने के बाद ही पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट दिया जा सकता है वो ठीक किया जाता है। पर कभी भी सेल्फ मेडिकेशन मत कीजिए। अगर कोई भी बीमारी आपको होता है तो सबसे पहले किसी क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाइए और उनके प्रेस्क्रिप्शन के मुताबिक ही ट्रीटमेंट चालू करें। याद रखिएगा, ये वीडियो सिर्फ आपको जागरूक करने के लिए और आपके एजुकेशन पर्पस के लिए है। कोई भी यूट्यूब वीडियो देख के कभी भी अपने ऊपर कोई भी ट्रीटमेंट का इस्तेमाल मत कीजिए, इससे आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे फिर अगले एपिसोड में। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। नमस्ते।